हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज अदिति। तो पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट पेरेंटल न्यूट्रिशन। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें मेडिकल कंडीशन में किस तरह की डाइट जो है वो लेनी चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो डाइट है वो आप ले सकते हो। ठीक है, कौन कौन सी फूड को अवॉइड करना है, कौन कौन से टाइप की डाइट रखनी है इन द मेडिकल कंडीशन। तो यहाँ पर फर्स्ट हम सर्जरी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि सर्जरी अगर किसी पर्सन की हुई हो तो सर्जरी में हम कैसा फूड इनटेक करेंगे। नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल, सर्जरी कैन ऑलवेज हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। जरूरी नहीं है सर्जरी बड़ी हो छोटी हो, सर्जरी का इम्पैक्ट जो है वो हेल्थ पे आता है। तो यहाँ पे सर्जरी क्या है, एक बिग टॉल ऑन द बॉडी, स्पीडी एंड इफेक्टिव पोस्ट सर्जरी रिक्वायर्स रिकवरी रिक्वायर केटरिंग टू इट्स स्पेशल न्यूट्रिशन नीड। अगर आपको स्पीड में रिकवरी करनी है, ठीक है, सर्जरी हुई है किसी को, स्पीड में रिकवरी करनी है, तो वहां पर आपको अपने न्यूट्रिशन पैटर्न पे ध्यान देना होगा। ठीक है, आप क्या खा रहे हो, क्या फूड को अवॉइड कर रहे हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन खाना पड़ेगा ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट कर जाए। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट आफ्टर सर्जरी। डाइट के बाद, सर्जरी के बाद डाइट की क्या इंपॉर्टेंस है। सर्जरी जब होती है तो वहां पे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है एज देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का बिल्कुल लॉस हो जाता है जब आपकी सर्जरी होती है। तो यहाँ पे एज देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे ब्लड लॉस हो गया। ठीक है, ब्लड लॉस हुआ तो वहां पे क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम भी जो है कम हो गया, सीरम प्रोटीन हीमोग्लोबिन की अमाउंट कम हो गई और इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम हो गए। तो यहाँ पे सब चीजें जब रिड्यूस हो गई है तो यहाँ पे एकदम से बढ़ जाएगा न्यूट्रिशन वैल्यू। तो इस केस में क्या है, जब डाइट सर्जरी होगी तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। फूड जो है इनटे यूजुअली इनएडिक्वेट हो जाएगा और रेस्ट्रिक्ट करेंगे हम थोड़े टाइम के लिए। जैसे मान लो जिस दिन ऑपरेशन हुआ है, जिस दिन सर्जरी हुई है, उस दिन तो हम जनरली डाइट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जनरली लिक्विड फूड दे दिया। ठीक है, या फिर आपके किसी स्पेशल टाइप ऑफ फीडिंग से हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन सर्जरी में कहने का ये मेरा ये मतलब है कि सर्जरी के टाइम पे जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो एकदम से सडनली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एनर्जी लॉस हो गई, ब्लड लॉस हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, हीमोग्लोबिन की अमाउंट कम हो गई। तो एकदम से एनर्जी का जो लेवल है वो आपको ज्यादा चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा चाहिए होते हैं, बॉडी वेट में वेट कम हो जाता है। ठीक है, हीलिंग होने में बहुत टाइम लगता है। नाउ यहाँ पे क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है सर्जरी के बाद। इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट कैलोरीज, अगर मैं कैलोरीज की बात करूं तो पेशेंट क्या है, बेड में है, तो कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, कम रहेगी देन द सीडेंटरी पर्सन। जो वर्क कर रहा है उससे कंपैरिजन में जो रेस्ट पे है उसको एनर्जी यहाँ पर कम चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉडी का वेट लॉस हो जाता है सर्जरी के टाइम पे, तो वहां पे हमें कैलोरीज इनटेक पे ध्यान देना है। ठीक है, तो कैलोरी इनटेक 8 अबाउट 3.2 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल रिक्वायरमेंट इज डिजायरेबल। तो आपका 3 by 2 टाइम्स जो है वो ज्यादा होना चाहिए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्रोटीन, अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो अगर किसी की सर्जिकल ट्रीटमेंट हुई है तो वहां पे प्रोटीन के साथ किसका बैलेंस बिगड़ेगा, डायरेक्ट नाइट्रोजन का बैलेंस यहाँ पे बिगड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ द अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड नाइट्रोजन। तो वहां पे डायरेक्ट नाइट्रोजन बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रोटीन जो है वो ज्यादा चाहिए होता है। तो प्रोटीन कितना चाहिए होता है, दैट शुड बी अबाउट ट्वाइस द डेली रिक्वायरमेंट, ट्वाइस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 100 to 150 ग्राम जो है वो डेली चाहिए हमें प्रोटीन आफ्टर द सर्जरी। प्रोटीन जिसकी हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू हो, जैसे मिल्क, एग, मीट, ठीक है, ये सारे का कंजप्शन ज्यादा करना चाहिए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो 50% कैलोरीज कहां से लेनी है सर्जरी के बाद, कार्बोहाइड्रेट से होना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट कौन सी फॉर्म में लेना है, स्टार्च और ग्लूकोज की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करना है। अगर मैं फैट इंटेक की बात करूं इन द सर्जरी, तो यहाँ पे फैट इंटेक कितना होना चाहिए, अबाउट 10% इन द डाइट, 10% आपका होना चाहिए, क्योंकि फैट 20% कैलोरीज आपको प्रोवाइड करता है। 1/2
6% ऑफ फैट जो है आपका वेजिटेबल ऑयल, आपका EFA मतलब इकोसा आपका जो फैटी एसिड्स होते हैं, एंड वेजिटेबल ऑयल और विटामिन, ठीक है। ये सभी फैट कितना लेना आपको 10% डाइट में रखना है। मिनरल में क्या करना है, जैसे आपकी सर्जरी हुई है तो सोडियम पोटेशियम लॉस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि टिश्यू ब्रेक डाउन हो रहे हैं। जैसे मान लो आपकी सर्जरी हुई है, सेल पे इफेक्ट हो रहा है, टिश्यू ब्रेक डाउन हो रहा है, तो टिश्यू जब ब्रेक डाउन होंगे तो वहां पे सोडियम पोटेशियम का जो चैनल होता है वो लॉस हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम की अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी। तो उस सोडियम पोटेशियम की डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए क्या करना है, हमें मिनरल रखना है, ठीक है। मिनरल में आपके एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड, आयरन सॉल्ट, ठीक है, ये सब रखना है। ये तो आयरन की डेफिशिएंसी के लिए हो गया। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आपके पास सोडियम कैल्शियम की या पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो यहाँ पर हमें जो आपके हाई कैलोरी फूड जो है वो खाने चाहिए, कैल्शियम रिच फूड जो है वो जनरली खाने चाहिए। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है जब Na और Cl आयन की, क्योंकि जब अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, या फिर कोई भी सर्जरी के बाद जो है वो डाइटरी इनटेक या फिर आपके खाना अच्छे से नहीं खा पा रहा है, तो वहां पे ऑल्सो आपका सोडियम पोटेशियम कम हो जाएगा, ऑल्सो सोडियम और क्लोरीन वाला जो क्लोराइड जो चैनल है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ब्लड लॉस होगा आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, जब आपकी सर्जरी हो रही है देयर इज ह्यूज ब्लड लॉस, तो उस ब्लड लॉस की रिकवरी करने के लिए क्या खाना है, आयरन रिच फूड जो है वो खाने चाहिए, स्कॉर्बिक एसिड हो, फॉलिक एसिड हो, विटामिन B12 हो, ये सारे लेना चाहिए। वाटर बैलेंस जो है अपसेट हो जाता है ड्यूरिंग द सर्जरी, तो वाटर जब लॉस हो जाता है बॉडी से और हेमरेज हो जाता है, मतलब आपका ब्लड लॉस हो गया, वाटर लॉस हो गया, तो यहाँ पर हमें फ्लूइड आपकी बॉडी में जाने चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ड्रिंक फ्रूट आपके जैसे फ्रूट जूसेस हो गए, वाटर हो गया, ये सब क्या करना है, ड्रिंक करना, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। अब हम पेशेंट को फीड कैसे करते हैं आफ्टर द सर्जरी, तो फर्स्ट 24 to 48 आवर्स, मतलब पहले 1-2 दिन क्या करते हैं, फ्लूइड और फूड should not be given orally as it may lead to vomiting and some of the fluid or vomiting may be drawn out to the lungs। आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्जरी के बाद 1 या 2 दिन बाद यहाँ पर ओरल फीडिंग नहीं करना है, आप या तो उस पर ट्यूब फीडिंग करो, ठीक है, या फिर हम इसमें पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं, मतलब वेन्स के थ्रू, जिसको आप इंट्रावेनसली फीडिंग जो है वो बोलते हो, वो कर सकते हो, ठीक है। 1-2 दिन तक आप क्या करोगे, ओरल फीडिंग नहीं करोगे, क्योंकि उससे वॉमिटिंग आ सकती है और वॉमिटिंग आपका लंग्स एरिया को इफेक्ट जो है वो कर सकती है, क्योंकि प्रेशर आएगा ना एकदम से वॉमिट जब आप करोगे GI रिफ्लक्स का, तो उससे क्या होगा, लंग्स पे इफेक्ट जो है वो पड़ सकता है। यहाँ पे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करके रखना है, ठीक है, और हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन, विद द हेल्प ऑफ वेन्स क्या करना है, डायरेक्टली इंजेक्ट करना है, डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करना है जब सर्जरी हुई है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इंट्रावेनसली दे सकते हैं, मतलब वेन्स में डायरेक्टली हम इंजेक्ट कर सकते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को, और उस न्यूट्रिएंट में को क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ठीक है, फैट एमल्जेंस, ये सब ब्लेंडराइज करके आप उसमें वेन्स में डाल सकते हो। अगर ओरल फीडिंग नहीं हुई है तो यहाँ पर ट्यूब फीडिंग आप कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं टोटल गैस्ट्रोस्टोमी, ठीक है, अगर किसी को गैस्ट्रोस्टोमी हुई है तो वहां पर किस चीज की प्रॉब्लम, कैसे आप फीड कर सकते हो, कैसी डाइट देनी चाहिए जहां पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। तो स्टमक को जब रिमूव करते हैं या तो जब स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर पेशेंट को हम फ्रीक्वेंट इंटरवल में मील्स जो है वो देते हैं। गैस्ट्रिक सिक्रीशन की वजह से एब्जॉर्प्शन जो है वो आयरन का कम होता है, विटामिन बी का कम होता है, इसलिए विटामिन बी जो है हम इंजेक्शन से देते हैं। अगर किसी को हम गैस्ट्रोस्टोमी कर रहे हैं, किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम किसी का अफेक्टेड है या डाइजेस्टिव सिस्टम उसको फूड को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, विटामिन B2 जैसे जो लॉस हो गए, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट, आयरन है, मिनरल्स जब सब लॉस हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में, इंजेक्शन के थ्रू या फिर इंट्रावेनसली हम उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर ओरल फीडिंग जो है, यहाँ पे जैसे हम अभी 2 दिन तो हमें क्या करना है, इंट्रावेनस करना है। 3rd डे पे आप क्या कर सकते हो, 30 ml ऑफ ग्लूकोज H2O फ्रूट जूसेस दे सकते हो once in 30 मिनट्स। 4th डे पे आप 50 to 100 ml कर दो मिल्क जिसमें ग्लूकोज हो, ठीक है। नेक्स्ट 8th डे पे आप क्या करना है, यहाँ पे मिल्क, एग, कुछ अमाउंट में ब्रेड, फ्रूट, ये सब दे सकते हो once in 2
आवर्स। ठीक है, तो ये सारे आपके फीडिंग मेथड्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है माउथ के ऑपरेशन के बाद। अगर किसी का माउथ का ऑपरेशन हुआ है तो वो पर्सन तो ओरल फीडिंग कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, माइनर ऑपरेशन में जैसे आपका टूथ निकल गया, ठीक है, उसमें तो आप कर सकते हो च्यू, जैसे टीथ में भी 1-2 दिन भी नहीं करना होता है, जिससे आपके न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है बॉडी में। ठीक है, तो 1-2 दिन के बाद जब आपका टीथ निकला है तो यहाँ पर इट मे बी नेसेसरी टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लूइड डाइट। ठीक है, आपको क्या करना है, फ्लूइड डाइट पे रहना है, सॉफ्ट फूड जिसको आप कम से कम चबा हो, ठीक है, जो आपका सॉफ्ट फूड होता है, सॉफ्ट डाइट वाला, वो खाना है, कोई भी हार्ड फूड नहीं खाना है। ठीक है, अगर आपका दांत निकला है तो हार्ड फूड नहीं खाना है, और अगर माउथ का जैसे कैंसर हो जाता है किसी को, उसकी सर्जरी हुई है तो फूड जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, ओनली लिक्विड फूड वहां पर चलता है। ठीक है, मेजर ऑपरेशन में यहाँ पर हम फ्लूइड डाइट देते हैं। ठीक है, या तो आप ट्यूब फीडिंग कर सकते हो या फिर आप बिल्कुल लिक्विड डाइट दे सकते हो, मेड गिवन टू द 15 डेज के बाद। उसके बाद क्या है, अगर किसी का एसोफेगस का ऑपरेशन हुआ है तो यहाँ पे ट्यूब फीडिंग करते हो, ट्यूब को डायरेक्ट इंसर्ट किया जाता है माउथ से स्टमक में और पेशेंट को फीड किया जाता है। तो ये है डाइट आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ माउथ। बर्न्स के बाद कैसी डाइट दी जाती है, अगर किसी कोई जल गया है, अगर कोई जल गया है तो हाई प्रोटीन सॉल्ट और फ्लूइड लॉस होता है बर्निंग की वजह से, हाई प्रोटीन सॉल्ट और फ्लूइड लॉस होता है। ठीक है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फीवर, फीवर में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। देखो, फीवर में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो वहां पर कौन, पहले फीवर के कारण देखो कि कारण कौन कौन से हो सकते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकता है, मेलिग्नेंसी एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, ये सारे एंडोजेनस फैक्टर है, अंदर वाले फैक्टर जो बॉडी में हो सकते हैं। फीवर और किसकी वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया और फंगस के अटैक की वजह से हो सकता है। तो ये दोनों आपके होते हैं कारण जिससे फीवर हो सकता है। फीवर के टाइप कौन से, एक शॉर्ट ड्यूरेशन जो कम ड्यूरेशन के लिए होता है, जैसे जिसमें मेनली कोल्ड हो गया, टॉन्सिल्स हो गए, इन्फ्लुएंजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब शॉर्ट ड्यूरेशन फीवर है। क्रोनिक फीवर में आता है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आप टीबी बोलते हो, ये आपका क्रोनिक है, वो जो बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। और इंटरमिटेंट फीवर जिसमें आपके जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है, ये सब होते हैं इंटरमिटेंट फीवर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है कौन कौन से चेंजेस आते हैं फीवर में। अब एक बात ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि विद द राइज इन बॉडी टेम्परेचर अबाउट 36 ड्यू टू सम इन्फेक्शन सेवरल चेंजेस, बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंज आते हैं, क्योंकि हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो फीवर होता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से सुनना, बीएमआर का क्या इफेक्ट पड़ता है फीवर पे। जब मैंने आपको बीएमआर पढ़ाया था, बेसल मेटाबॉलिक रेट पढ़ाया था, उसमें बताया था कि टेम्परेचर में भी बीएमआर वेरी करता है। बहुत सारे मैंने आपको फैक्टर्स पढ़ाए थे कि बीएमआर कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होता है, तो उसमें टेम्परेचर भी था। तो यहां पर देयर इज 7 डिग्री इंक्रीज इन बीएमआर विद एवरी 1 फ़ारेनहाइट इंक्रीजेस। जैसे ही 1 फ़ारेनहाइट बढ़ेगा तो बीएमआर कितना परसेंट इंक्रीज होगा, 7%, एंड इन द बॉडी टेम्परेचर और 13% इंक्रीज विद एवरी 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस के साथ 13% इंक्रीज होगा और 1 फ़ारेनहाइट के साथ 7% इंक्रीज होगा। ये क्वेश्चन बहुत बारी नेट के एग्जाम में पूछा गया है कि अगर हम बीएमआर इंक्रीज कर रहे हैं, हर एक अगर मान लो 1 फ़ारेनहाइट डिग्री इंक्रीज कर रहे हैं तो वहां पे आपका 7% बीएमआर बढ़ेगा। क्योंकि देखो बीएमआर कैसे बढ़ेगा, जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी ज्यादा चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट जब ज्यादा होगी तो बीएमआर ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जब भी आपका किसी को फीवर हो गया है तो बीएमआर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, फ़ारेनहाइट में अगर 1 डिग्री बढ़ रहा है, अगर 1 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो उसमें बीएमआर 7% इंक्रीज होगा, लेकिन हर एक 1 डिग्री सेल्सियस के साथ बीएमआर 13% जो है इंक्रीज होगा। दूसरी चीज क्या है, जब फीवर होता है तो न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। काफी बार क्या होता है, पर्सपिरेशन, वॉमिटिंग, डायरिया, अगर वॉमिटिंग डायरिया हो तो न्यूट्रिएंट जो लॉस हो जाते हैं बॉडी से। उसके बाद फीवर में एनोरेक्सिया हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी इनटेक क्या है, कम हो सकता है। एक्सेसिव स्वेट और यूरिनेशन से आपका और ज्यादा बॉडी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो सकते हैं, इसलिए हम जनरली रिकमेंड करते हैं फीवर में नारियल पानी पीना, इलेक्ट्रोलाइट्स पीना, क्योंकि
फ्लूइड जो है वो बॉडी से लॉस हो गया, इसलिए उस फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए हम बॉडी फ्लूइड्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके के फीवर है जो मैंने पहले बताया, एक्यूट फीवर जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, टेम्परेचर कितना राइज करता है, अबव 104 फ़ारेनहाइट, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, मलेरिया, ठीक है, ये आपके इंटरमिटेंट में भी आते हैं, ठीक है, इंटरमिटेंट में मलेरिया, चिकन पॉक्स, डेंगू, ये सब आता है। क्रोनिक में जो बहुत ही लंबे समय से चलते आ रहे हो, ठीक है, जिसमें हल्का हल्का बुखार रहता है, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ता उसमें, जैसे आपका काफी बारी होता है ना कई केस में कि हल्का हल्का आपको गर्म लगती है बॉडी, ऐसा लगता है फीवर हो रहा है, वो एक्चुअल में फीवर होता है जो 99 पे स्टक रहता है, 98, 99, 100। तो इस केस में ऐसे को बोलते हैं क्रोनिक फीवर, जो बहुत लंबे समय से चलता हो रहा हो, जैसे ट्यूबरक्लोज के केस में लो ग्रेड फीवर रहता है और वो क्रोनिक रहता है, बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन एक्यूट में वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हुआ, एक दिन फीवर हो गया, 2 दिन फीवर हो गया, टेम्परेचर उसमें ज्यादा बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कैसे आप डाइटरी मैनेजमेंट करते हो इन द फीवर। अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है 50%, क्योंकि यहाँ पे एज देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एनर्जी लॉस होता है, क्योंकि बीएमआर रेट इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पर कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। टेम्परेचर हाई है तो टिश्यू डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, जैसे मान लो अगर टेम्परेचर बॉडी का हाई है तो बीएमआर ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, बीएमआर ज्यादा बढ़ गया तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको ज्यादा नीड पड़ी एनर्जी की, तो यहाँ पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन हुआ, जिसकी वजह से जो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है। रेस्टलेसनेस ऑल्सो इंक्रीजेज द कैलोरी रिक्वायरमेंट, आप ज्यादा रेस्ट करते हो तो उससे कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। प्रोटीन में क्या है, अबाउट 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन और उससे ज्यादा जो है वो दिया जाता है, अगर फीवर बहुत ज्यादा होता है तो 100 ग्राम प्रोटीन यहाँ पर चाहिए होता है बॉडी को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, और ग्लूकोज जो है जो विच इज लेस स्वीट एंड रीडली एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज प्रेफर्ड। तो कार्बोहाइड्रेट हम किसकी फॉर्म में देते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, वो अगर मान लो आपके पास रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, ग्लूकोज आपकी बॉडी में खत्म हो गया, तो वहां पे ग्लाइकोजन जो स्टोर रहता है वो वर्क यहाँ पर करता है, तो यहाँ पे ग्लूकोज को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। फैट के केस में क्या है, फैट की यहाँ पर जो एनर्जी इनटेक है वो बढ़ जाती है, और एनर्जी इनटेक सबसे ज्यादा कहाँ से मिलती है, फैट और कार्बोहाइड्रेट से यहाँ पर मिलती है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फैट को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्राइड फूड यूज नहीं करना, हमारे पास यहाँ पर फीवर के केस में आपके पास हेल्दी फैट्स होने चाहिए। हेल्दी फैट्स मतलब अनसैचुरेटेड या फिर पॉली अनसैचुरेटेड, फ्राइड फूड्स को इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। नेक्स्ट मिनरल्स, मिनरल्स में क्या है, मिनरल्स में आपके पास NaCl आता है मेन, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, मेनली सॉल्टी ब्रॉथ, सूप्स, ये सब यूज करने हैं, सूप यूज करना है जनरली ज्यादा, जिसमें आप थोड़ा सा नमक जो है वो ले सकते हो, फ्रूट जूसेस, मिल्क, ये सब आपका लेना है इन द केस ऑफ मिनरल्स। विटामिन की अगर मैं बात करूं तो विटामिन ए और एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब जो आपके सिट्रिक एसिड फूड वाले हैं वो जनरली कंज्यूम करने हैं, और बीटा कॉम्प्लेक्स वाले जो बी कॉम्प्लेक्स है, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, उन पे ध्यान देना है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑरल थेरेपी आप कर सकते हो, जैसे एंटीबायोटिक, ठीक है, लेना, और उसके साथ साथ एंटीबायोटिक के साथ भी कुछ कॉम्प्लेक्स विटामिन आप कंज्यूम कर सकते हो, ताकि बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी यहाँ पर ना रहे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे फ्लूइड, फ्लूइड जब आप ले रहे हो फीवर में, क्योंकि यहाँ पर एज देयर इज लॉस ऑफ फ्लूइड, क्योंकि आपका एक्सेसिव स्वेटिंग या एक्सेसिव यूरिनेशन हो रही है, तो फ्लूइड जो है वो सबसे ज्यादा बॉडी से जाता है, तो यहाँ पर डेली आपको 2500 to 5000 ml जो है जरूरी होता है इन द केस ऑफ फीवर। तो उसमें चाहे आप बेवरेजेस से फ्लूइड लो, चाहे आप सूप पियो, फ्रूट जूसेस पियो, पानी पियो, तो ये सारे फ्लूइड की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करता है। अगर मैं बात करूं इंटरवल ऑफ फीडिंग कितना होना चाहिए, कितना टाइम पीरियड में आपको फूड लेना है फीवर के केस में, तो स्मॉल क्वांटिटीज लेनी है आपको, हर 2-3 घंटे में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंट मील्स जो है वो लेनी है, ताकि न्यूट्रिएंट की कमी जो है वो बॉडी में पूरा हो जाए। और साथ ही साथ क्या करना है, पेशेंट की नीड को देखना है कि उसके इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है, सपोज करो वो अच्छे से इम्प्रूव कर पा रहा है, तो वहां पे क्या करो, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम करते रहो। अगर इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए और ज्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वहां पे आप फ्रीक्वेंट मील्स जो है प्रोवाइड कर सकते हो।
नाउ टाइफाइड में कैसी डाइट लेते हैं? टाइफाइड एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि किसकी वजह से होती है? साल्मोनेला टाइफाई कोज करता है टाइफाइड, और साल्मोनेला स्कॉटिमुलराई करता है आपका पैराटाइफाइड, ठीक है। तो टाइफाइड का जनरली पूछा जाता है इन्फेक्शियस डिजीज विच इज ड्यू टू द अकरेंस ऑफ साल्मोनेला टाइफाई। साल्मोनेला टाइफाई क्या करता है? टाइफाइड को कोज करता है। तो यहाँ पे फीसिस और यूरिन है जनरली, ठीक है, वो कैरियर है, उनकी वजह से आपको टाइफाइड जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्फेक्शन आपका पास हो सकता है, फूड से भी आ सकता है ये इन्फेक्शन, फीसिस, यूरिन, आपका कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ से भी आपका साल्मोनेला टाइफाई का जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफाई, वो आ सकता है। तो इस केस में अगर किसी को टाइफाइड हो गया तो देखो टाइफाइड हो गया, अगेन टेम्परेचर क्या है बॉडी का? इंक्रीज हो गया, ठीक है, वही फीवर वाला केस। तो यहाँ पे बीएमआर रेट इंक्रीज हो जाएगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो यहाँ पे हाई कैलोरी फूड देना चाहिए हमें, तो हाई कैलोरी फूड देना है, हाई प्रोटीन देना है, हाई कार्बोहाइड्रेट देना है, फैट कम देना है, हाई फ्लूइड देना है, फाइबर कम देना है, और ब्लैंड डाइट जनरली सजेस्ट करी जाती है इन द केस ऑफ टाइफाइड। मोड ऑफ स्प्रेड क्या है यहाँ पर? फीकल और ओरल रूट भी हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा लॉस हो जाता है बॉडी मास में टिश्यू ब्रेकडाउन की वजह से, तो यहाँ पर हमें ज्यादा एनर्जी फूड पे ध्यान देना है, ठीक है। ग्लाइकोजन जो है जल्दी खत्म होने लगता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फ्लेम होने लगते हैं इन्फेक्शन की वजह से, एक्सेसिव डायरिया, वॉमिटिंग, पर्स्पिरेशन, फ्लूइड लॉस, इलेक्ट्रोलाइट लॉस, ये सारे क्या है? टाइफाइड के सिम्टम्स है। ये सारे सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं इन द केस ऑफ टाइफाइड। सिम्टम्स ग्रेडेड फीवर, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, डायरिया, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, ये सब सिम्टम्स है टाइफाइड के। नाउ यहाँ पे डाइटरी मैनेजमेंट कैसे करना है? एनर्जी कितनी रखनी है? जैसे बीएमआर बढ़ गया तो 10 to 20% जो है वो ज्यादा रखनी है नॉर्मल से, नॉर्मल एनर्जी से आपको 10 to 12% इंक्रीज रखनी है एनर्जी, क्योंकि एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, तो एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए, इसलिए 10 to 20% ज्यादा रखना पड़ेगा। प्रोटीन जो है 1.5 to 2 ग्राम जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि ज्यादा हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स खत्म हो जाते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए होते हैं, तो आप उसको ग्लूकोज की फॉर्म में भी दे सकते हो। फैट में आपके एमसीटीज, जिसको आप बोलते हैं मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, को हम यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे जीआई सिस्टम की एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो वहां पे फैट की अमाउंट में आप एमसीटीज जो है वो ले सकते हो, जिसको आप मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हो। डाइटरी फाइबर, इलेक्ट्रोलाइट में हाई फाइबर फूड प्रिवेंट करना है ताकि आपके इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन ना हो, क्योंकि टाइफाइड में आपके थोड़ा थोड़ा हल्का एब्डोमिनल पेन रहता है, तो वहां पे इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए हाई डाइटरी फाइबर फूड्स को अवॉइड करना है। सोडियम पोटेशियम अच्छे से सोडियम पोटेशियम को भी आपको अवॉइड करना है, ताकि जैसे डायरिया है, पर्स्पिरेशन ज्यादा होते, सिम्टम्स अपीयर होते, तो उस केस में सोडियम और पोटेशियम आपको देना चाहिए, ठीक है। सोडियम पोटेशियम देना चाहिए, लेकिन जो आपके हार्ड फूड्स में जो मिनरल है, जैसे आपका जिंक, आपका सेलेनियम, ये सब ज्यादा अवॉइड करना है, तो सोडियम पोटेशियम की अमाउंट ज्यादा देनी है, क्योंकि फ्लूइड लॉस हुआ है, और सोडियम पोटेशियम का चैनल होता है जो कि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखता है, इसलिए सोडियम पोटेशियम की अमाउंट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कौन कौन से सजेशन दे सकते हैं हम टाइफाइड के लिए? जिसको टाइफाइड हो रहा है तो वहां पे हम क्लियर फ्लूइड डाइट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड लॉस ज्यादा होता है, इसलिए हम क्लियर फ्लूइड डाइट देते हैं। क्लियर फ्लूइड डाइट का मतलब जिसमें आपके पास पल्प भी नहीं होता, बिल्कुल एकदम क्लियर लिक्विड फूड होता है, ठीक है। सॉफ्ट डाइट दे सकते हैं। लिक्विड डाइट में क्या है? इट मे नॉट मीट हाई कैलोरी हाई प्रोटीन रिक्वायरमेंट एज द पेशेंट इज इंप्रूविंग। जब पेशेंट इंप्रूव हो जाता है तो आप सॉफ्ट डाइट भी दे सकते हैं, जैसे दलिया, खिचड़ी, ठीक है, सॉफ्ट डाइट जो आप दे सकते हो। उसमें फ्रूट जूसेस, ग्लूकोज, कोकोनट वाटर, बार्ले वाटर, मिल्क शेक, ये सब जो है आप दे सकते हो। अगर डायरिया नहीं है तो कस्टर्ड, थिन दाल, करी, एग, बेक्ड फिश, मिंस्ड मीट, कर्ड, कॉटेज चीज, सीरियल्स, स्टीम वेजिटेबल जूसेस, मिल्क पेडिंग्स, वेजिटेबल प्यूरी, ये सब दे सकते हो। और टाइफाइड में कौन से फूड को अवॉइड करना है? बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, हाई फाइबर फूड्स,
आपके फ्राइड फूड्स, पुडिंग, क्रीम्स, सूप्स, ये सबको अवॉइड करना है। तो ये था आपका आप टाइफाइड का, ठीक, कौन कौन से यहाँ पर फूड जो है इंक्लूड करने हैं, कौन कौन से यहाँ पर अवॉइड करने हैं। होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी आने वाले सेशन में और हम एक एक करके डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं अभी करा दूंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे अलग अलग डिजीज का। तो बेसिकली यहाँ पर फीवर, टाइफाइड, अभी इनका ध्यान रखना कि कौन कौन से फूड इंक्लूड करने हैं, कौन कौन से फूड को रिजेक्ट करना है, कैसे फीडिंग करनी है, चाहे वो ट्यूब फीडिंग करनी हो, चाहे वो इंट्रावेनस करनी हो। तो ये सभी चीजें का भी ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं, वेदर इन अ हॉस्पिटल और इन अ हाउस। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।